गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे MPSC G01 भारतीय में विषु की इकाई 12 जो कि है भारत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना की बात करेंगे, फिर राजनीति और राजनीतिक प्रयास की बात करेंगे, फिर इसके बाद भारत लैटिन अमेरिकी आर्थिक संबंधों का सीमावलोकन करेंगे और उसके बाद सारांश, शब्दावली और अभ्यास की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो भारत की विदेश नीति थी उसमें जो लैटिन अमेरिका है और जो कैरिबियन क्षेत्र है उसको ज़्यादा मतलब विदेश नीति के अंदर महत्व नहीं दिया गया है, इनकी प्राथमिकता नहीं दी गई है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो कैरिबियन देश थे उसमें सैनिक शासन और नागरिक शासन रहा है। और 1980 के बाद मतलब अधिकांश देशों ने मतलब अपनी लोकतांत्रिक सरकार बनाई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र है, इन्होंने मतलब काफ़ी मतलब विकास की ओर अग्रसर हुए हैं और इन्होंने काफ़ी मतलब कम समय में विकास किया है अपने क्षेत्रों का। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत जो ये क्षेत्र है इनमें जो भारत की कला और साहित्य और संस्कृति की जो ख्याति है वो बहुत बड़ी है। उसी तरह से आप अभी हम बात करते हैं इसके राजनीतिक और राजनयिक प्रयास के बारे में। तो जो भारत और लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई संबंधों के ऐतिहासिक विकास का पता लगाते हुए हम उन स्पेन पुर्तगाली नौसंचालकों को याद कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपको पता है कि पुनर्जागरण के दौर में भारत और लैटिन अमेरिकी कैरिबियाई संबंधों के इतिहास में कैसे पता करें, तो उसके लिए हमारे पास जो स्रोत है वो है, जब पुनर्जागरण का दौर था तो जो क्या बोलते हैं नौचालक थे वो मतलब नौसंचालन करके भारत में आए धन की खोज के लिए और जो कीमती चीज़ें बहुमूल्य चीज़ें हैं उनके लिए। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जब वो भारत आ रहे थे तो लैटिन अमेरिका और मतलब जो कैरिबियाई तट थे उन पर पहुंच गए थे वो, क्योंकि उन्हें पता था धरती गोल है, अगर वो इस सिरे से जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे। तो जो कहाँ पे आ गए थे, वो लैटिन अमेरिका में आ गए थे। तो जैसे कि आपको पता है कि 50 वर्ष पूर्व दो क्षेत्र के बीच व्यापार का मार्ग खोलने के लिए यह प्रयास सकारात्मक रहा और वर्षों वर्षों पूर्व न केवल वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हुआ बल्कि विचारों का आदान प्रदान भी शुरू हुआ। यहाँ से जो लोग हैं एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाए गए, वहाँ से मतलब वहाँ की जो उस समय कीमती चीज़ हुआ करती थी वो भारत में, और भारत की कीमती चीज़ें मतलब वहाँ पर गई। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मतलब क्या बोलते हैं 1947 में भारत की आज़ादी से पहले दोनों क्षेत्रों के नेता उपनिवेशवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में 1927 में ब्रुसेल्स में मिले। भारतीय नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे नेहरू और भारत तथा लैटिन अमेरिका के एकमात्र औपनिवेशिक अनुभवों को एक जैसे हितों से अवगत थे। भारत लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई संबंधों के पूर्ववर्ती। तो जैसे कि जब संक्रमण काल था उस समय भारत ने कुछ ब्रिटिश ज्ञान और प्रस्तावों को बनाए रखा, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि जब संक्रमण काल था तो उस दौरान में जो हमारे पास ब्रिटिश ज्ञान था और जो प्रस्ताव थे हमने उनको बना के रखा जैसे कि तैसे, उसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। और जब हम बात करते हैं युद्धोत्तर वर्षों में तो भारत ने अपनी विदेश नीति का स्वयं निर्माता बन गया। मतलब जब क्योंकि भारत ने किसी भी विदेश नीति को अडोप्ट नहीं किया, ना तो मतलब सोवियत संघ की तरफ गया, ना ही वो मतलब पूंजीवाद देशों की तरफ गया। तो इस पर मतलब नेहरू जी थे वो खुद निर्णय लेते थे। लेकिन जहाँ तक अगर लैटिन अमेरिका का संबंध है तो जो 1961 में नेहरू के इस क्षेत्र से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण सहयोगात्मक बातचीत शुरू हुई थी। मतलब यहाँ से नेहरू जी ने मतलब इस क्षेत्र से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए मतलब महत्वपूर्ण सहयोग के लिए उन्होंने वहाँ से बातचीत शुरू की थी। और 1968 में इनका माया एज़टेक सभ्यताओं की भूमियों की इंदिरा गांधी की समुद्री यात्रा के से दोनों देशों के बीच। और तब मतलब जो इंदिरा गांधी थी उसने 1968 में इनका की, माया की और एज़टेक सभ्यताओं की भूमियों पर मतलब दौरा किया था। और इन दौरों के दौरान लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई क्षेत्र में महत्वपूर्ण राजनीति विकसित हुई।
और 1959 में क्यूबा की क्रांति और राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान, तीसरे विश्व के देशों के पहचान और साफ्टा, केंद्रीय अमेरिकी सामान्य बाजार, एंडीज पर्वत समुदाय जैसे विभिन्न आर्थिक एकता परियोजनाओं की शुरुआत। किंतु क्यूबा मिसाइल संक्रमण 1962 के परिणाम स्वरूप पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका परक नीतियों को निष्पक्ष करने के लिए लैटिन अमेरिकी देशों ने समुचित नीति विकल्पों को अपनाने की खोज करनी शुरू की। मतलब वो एक वैकल्पिक नीति की खोज करने शुरू कर दिए थे जो पश्चिम अमेरिका थे, लैटिन अमेरिका थे उन्होंने। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो 1960 के दशक में ब्राज़ील और मैक्सिको में संकट में इन देशों ने एशिया और अफ्रीका के साथ संबंध विकसित करने के प्रयास किए थे और 1960 के दशक में कैरिबियाई उपनिवेशवाद की प्रक्रिया शुरू हुई और छोटे गणतंत्रों को तीसरे विश्व के देशों के रूप में नई पहचान प्राप्त करने की शुरुआत हुई। इस तरह से देख लोगे आप। फिर इसमें एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ, नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुटनिरपेक्ष का मतलब है नॉन अलाइंड। फिर इसी तरह से 1961 के आंदोलन में ब्रेलगेड में हुए सम्मेलन में केवल क्यूबा एकमात्र सदस्य था। फिर संयुक्त न्यायालय की बात की गई है। फिर एक्लाम और सेला और OLADE जैसी संस्थाओं में भी नैम के विचार विमर्शों में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है सांस्कृतिक आयाम। तो सांस्कृतिक आयाम क्या क्या है? तो लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र में भारत की पर्याप्त प्रसिद्धि है और जैसे कि आप जानते ही हैं कि दिलो दिमाग पर भारतीय दर्शन, योग, गांधी की शिक्षाओं की अमिट छाप है। मतलब लैटिन वासियों के दिलों में गांधी के प्रति बहुत मतलब स्नेह और प्यार है। हजारों व्यवसायी, बुद्धिजीवियों और पेशेवरों ने भारतीय अध्यात्मवाद और योग में उत्कृष्टता हासिल की है। उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रति आदर और श्रद्धा का आधार विकसित किया है। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि धार्मिक गुरुओं के हजारों अनुयायी है। जैसे कि लैटिन अमेरिका में बात करें तो साई बाबा, ब्रह्मा कुमारियों, हरे कृष्ण और भारत के दर्जनों अन्य धार्मिक गुरु जो हैं उनके मतलब आज भी वहाँ पर अनुयायी है। इसमें से कुछ अनुयायी समय समय पर समूह में अलग अलग भी भारत की तीर्थ यात्रा करते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों ने भारत के आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उत्पादों में भी रुचि लेनी शुरू कर दी है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत लैटिन अमेरिका की आर्थिक संबंधों का सीमावलोकन। तो लैटिन अमेरिका और जो कैरिबियन देश है वो भारत के आर्थिक संबंधों में व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्था के विस्तृत पहलू शामिल है। जबकि आर्थिक उदारीकरण ने दोनों क्षेत्रों के बीच इन संबंधदाताओं को मजबूत बनाने के लिए कई अवसरों का वर्णन किया है। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा के कारण वे एक दूसरे के लिए बाजार में स्थान बना पाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा थी विश्वव्यापी मतलब समूचे विश्व में, तो वो एक दूसरे के लिए बाजार में स्थान बना पाए हैं। इसके अगर हम बात करें तो सार्वभौमिकरण के जो प्रारंभ के व्यापार और निवेश क्षेत्रों में दोनों की तरफ से निजी सेक्टरों की भूमिका निरंतर बढ़ रही है। उसे दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संपर्कों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय निर्यात संवर्धन यानी कि EPC, भारत और उद्योग निकायों को शामिल करने के विचार से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने फोकस LAC कार्यक्रम जैसे नवप्रवर्तक संस्थागत क्रियाविधि को अपनाकर अब उसे कार्यान्वित किया गया है। फिर हम बात करते हैं व्यापार और निवेश संबंधों का विश्लेषण। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो 1990 के दशक में भारत के साथ व्यापार और नई शताब्दी के प्रारंभ में कई रोचक विशेषताओं के साथ कई परेशान करने वाले तथ्य भी प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे कि भारत का लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों के साथ पूरा व्यापार 777.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1994 में 1138 मिलियन डॉलर हो गया था और 1997-98 1280, और ये कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। और पता है कि 1990 के दशक में इस क्षेत्र में भारत को जो घाटा हुआ है वह व्यापार घाटा वैसा ही बना रहा। नई शताब्दी की शुरुआत में भारत में 257 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था।
उसके बाद फोकस एलएसी अर्थ कार्य क्षेत्र और मूल्यांकन। तो आपको पता है कि वाणिज्य मंत्रालय ने लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के लिए 1997 में फोकस एलएसी प्रारंभ करके क्षेत्रीय फोकस की पहल की थी। इस क्षेत्र को चुनने का मतलब ये क्या कारण रहा है इस क्षेत्र को चुनने का, तो वह राजनीतिक रूप से स्थिर हो चुके थे, उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने लगी थी। भारतीय मूल्यांकन यह था कि इस क्षेत्र के अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही थी और इस क्षेत्र को उन्होंने ये वस्तुएं और सेवाएं भारत जैसे देशों से उत्पाद प्राप्त करके प्रदान की। इस प्रकार उनके व्यापार में भारत का हिस्सा नगण्य था, लेकिन काफ़ी हद तक दोनों तरफों की अर्थव्यवस्थाएं मात्र सम्मान सूचक थी। फोकस एलएसी के प्रमुख घटक इस प्रकार है: देशों के बीच महत्वपूर्ण देशों का पता लगाने और द्विपक्षीय व्यापार समझौता के विश्लेषण के लिए क्षेत्र के विभिन्न देशों के आयातों और निर्यातों का आयातों निर्यातों का विविध विश्लेषण, सम्मेलनों, व्यापार मेलों, प्रतिमंडलों के दौरों के जरिए भारत में एलएसी बाजारों और भारतीय क्षमता और एलएसी बाजारों के संबंध में भारत में सूचना का प्रसार करना। और इसी तरह से ये मतलब फोकस एलएसी के बारे में बताया हुआ है। अपेक्षित कार्यनीति क्या थी? तो लैटिन अमेरिका के बाजार में 50 करोड़ 80 लाख व्यक्ति हैं, जहां सकल घरेलू उत्पाद 1.6 ट्रिलियन डॉलर, प्रति व्यक्ति आय 3300 अमेरिकी डॉलर है। अधिकांश लैटिन अमेरिकी देशों को विश्व बैंक द्वारा उच्च मध्यम अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी जो आय है वो काफ़ी अच्छी है प्रति व्यक्ति। उसके बाद भारत को लैटिन अमेरिका में अपने निर्यातों पर क्षेत्रीय एकीकरण के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में चिंता करने की ज़रूरत है। और किस तरह से मतलब ये जो लैटिन अमेरिका है वो एकदम से इतनी ऊपर चला गया। फिर जो लैटिन अमेरिका में कार्यनीति वो 4 स्तरीय है। सबसे पहले दिशा वाली होनी चाहिए, 4 दिशा वाली होनी चाहिए, ये 4 स्तरीय होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है? मर्कोसूर है, फिर एंडीज पर्वत समुदाय है, फिर मैक्सिको है, और फिर सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियाई देशों। और भारतीय व्यापार के लिए क्षेत्रीय एकीकरण का निहितार्थ, तो भारतीय निर्यातक व्यापार खंडों मुक्त व्यापार समझौतों के भीतर आपूर्तिकर्ता देशों से व्यापार करने वाले निर्यातकों की तुलना में नुकसान में है, मतलब उनको घाटा है। उदाहरण के लिए ब्राज़ील में उरुग्वे के चावल के मुकाबले भारतीय चावल के निर्यात में स्पर्धा कम हो गई है, क्योंकि उरुग्वे का चावल शुल्क मुक्त है। मतलब जैसे कि पता है कि जब भारत के चावल पर टैक्स लगता है, शुल्क लगता है, तो वह चावल महंगा हो जाता है लैटिन अमेरिका में। लेकिन उरुग्वे का जो चावल है वो शुल्क मुक्त है, यानी कि ड्यूटी फ्री है, तो वह चावल उनको सस्ता मिलता है। इसीलिए जो भारत के चावल की जो निर्यात की स्पर्धा है वो कम हो गई। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर महंगा मिलेगा तो उसका जो निर्यात है उस पर मतलब बहुत फर्क पड़ता है। भारत सरकार ने हाल ही में कोलंबिया और वेनेजुएला के साथ मुफ्त व्यापार समझौते के लिए वार्ताएं प्रारंभ की है, और भविष्य में चिली, मैक्सिको, उरुग्वे के साथ अधिमान्य व्यापार व्यवस्थाओं यानी कि प्रीफरेंशियल ट्रेड अरेंजमेंट के लिए वार्ता करने की योजना है। इसके अलावा मर्कोसूर और एंडीज पर्वत समुदायों के साथ संस्थागत सहयोग समझौते विचाराधीन है। तो इसके सारांश की बात कर लेते हैं। तो सारांश के बारे में जैसे कि वैश्वीकरण के वर्तमान अवस्था में विदेश नीति निर्माण पर सिद्धांतवाद की बजाय व्यवहारिकतावाद का ज़्यादा प्रभाव है। लैटिन अमेरिका क्षेत्र को भारत द्वारा कम वरीयता दिए जाने से उसके राजनीतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा है। जैसे कि आपने ऊपर देखा कि कैसे हमारा व्यापार था उसमें घाटा हुआ, और कैसे मतलब कि जो उरुग्वे का चावल प्रतिस्पर्धा में रहा, और भारतीय चावल मतलब टैक्स होने के कारण, शुल्क अधिक होने के कारण वो प्रतिस्पर्धा से बाहर रहा। फिर हम बात करते हैं इसके शब्दावली की। तो EALAC क्या होता है, यानी कि इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन है। फिर ये मतलब आप ये पढ़ सकते हैं। फिर इसके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
ये इसमें दिया हुआ है कि लैटिन अमेरिका के मध्यम स्तर के देशों के साथ भारत के संबंधों को विकसित करने के लिए अपेक्षित कार्यनीति का विस्तार का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़कर जाइए, और इसके आने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहती है, और इसके रिपीटेशन भी बहुत बार देखने को मिले हैं। फिर भारत और लैटिन अमेरिका के बीच संबंध में आर्थिक कारकों के महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, बट इसको एक बार रीड कर लोगे तो आपको थोड़ा आसानी रहेगा। युद्धोत्तर वर्षों में भारत लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के संबंधों के पूर्व वृत्तों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसी तरह से हमारी ये यूनिट खत्म होती है। नेक्स्ट यूनिट हम नेक्स्ट डे करेंगे, जो कि है भारत और अफ्रीका संबंध के बारे में। थैंक यू।